नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। ईवीएम, ईवीएम और ईवीएम। कांग्रेस ने आखिरकार विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन किया है, लेकिन घंटों विचार के बाद भी ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि पार्टी ने गुटबाजी की बात को भी स्वीकार किया है, संगठन में बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए गए। तो दूसरी ओर चुनावी समर से फ्री हो चुकी पार्टी हालाकमान से हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष मिलने की उम्मीदें भी हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, लेकिन अभी तक इसका इंतजार बाकी है। दूसरी ओर मंथन भी हार के कारणों को लेकर किया जा रहा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के संगठन में बदलाव के बड़े संकेत, चुनाव में हार, कारणों पर गंभीरता से विचार। घंटों विचार के बाद फिर ईवीएम पर अटकी कांग्रेस की हार। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने मेगा मंथन किया, जिसमें हार के कारणों पर गहनता से विचार किया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्साह भरे नतीजों को हासिल करने के बाद विधानसभा के चुनावों में हमें धक्का लगा है, इसीलिए हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। हमें नए संकल्प के साथ ब्लॉक, जिला से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाना होगा। समय के साथ जरूरी परिवर्तन लाना ही होगा। हमने पहले भी चुनौतियों पर विजय पाई है, इसीलिए मौजूदा चुनौतियों से पार पाते हुए आगे बढ़ना होगा। कई राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस ने स्वीकार की गुटबाजी और अंतर्कलह। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए संदेश हैं। सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुँचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सख्ती के साथ अनुशासन का पालन करें। हर हालत में एकजुट रहना है। पार्टी के पास अनुशासन का भी हथियार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को किसी बंधन में डालें। यानी कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि पार्टी के नेता अनुशासन का पालन नहीं कर रहे, तो फिर क्यों कार्रवाई से पीछे हटा जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि ऐसे लीडर पर कार्रवाई से कांग्रेस परहेज कर रही है? इतना ही नहीं, घंटों विचार के दौरान भी कांग्रेस ईवीएम को हार का जिम्मेदार मान रही है। मीटिंग में खड़गे ने कहा कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। लेकिन देश में फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। यानी एक तरफ तो कांग्रेस संगठन से लेकर गुटबाजी का जिक्र कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिर से ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो क्या यूं कहा जाए कि कांग्रेस अभी भी अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रही और हार के असली कारणों तक पहुंच नहीं पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए चर्चा के लिए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी, ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का कि आज भी अरोड़ा जी आपसे ही करते हैं। मंथन अभी जारी है, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। किन किन वजहों तक अब तक पार्टी हाईकमान पार्टी पहुंची है चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, कार्य समिति में विस्तृत चर्चा हो रही है और अहम मुद्दे तो आप पिछले एक महीने से डिस्कस कर ही रहे हैं। और मेन मुद्दे यही है इसमें कि विधानसभा में जैसे हमें हरियाणा में हार मिली, महाराष्ट्र में हार मिली और उसके बाद हम अलायंस में हम जीते हैं झारखंड में, तो हार से उभरने के लिए और पार्टी को देखो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। आज थोड़ा क्योंकि बीच में इलेक्शन थे, तो अब ये दोनों स्टेट का उन्होंने डिस्कस किया। तो पहला मुद्दा तो यही है कि उन्होंने एक मुद्दा इसमें ईवीएम को ही माना है हार में,
कि ये इसमें इनकी जो कुछ उदाहरण है जो उनके सामने गए हैं, जैसे कुछ मैं आपको ड्यूरिंग द डिबेट बताऊंगा कुछ उदाहरण जहां का डाटा ही मैच नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल नांदेड़ का भी। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है, तो उसमें ये मतलब पूरे नहीं उतरे हैं। एक तो ये है, दूसरा उन्होंने अनुशासन के ऊपर काफी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने ये भी कहा उसमें कि भाई हम अपने साथियों को बांधना नहीं चाहते या उनको कोई बहुत बड़ा एक्शन, शायद उन्होंने इशारा किया ना भी ले, लेकिन उन्होंने इशारा ये जरूर किया है कि अगर अनुशासित भी रहेगा तो चुनाव नहीं जीते जा सकते, ये मुझे पता लगा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब सोचे कि कांग्रेस की जीत हम सबकी जीत है। तो उसके अलावा जो है पहले जो शिकायत हुई थी 24 कॉन्स्टिट्यूंसी या 20 की, आगामी चुनावों की भी रणनीति पर चर्चा हुई है। दिल्ली और बिहार, हाँ बिहार के ऊपर हुई है, उम्मीदवारों का चयन है, जैसे प्रचार अभियान है या और उससे जुड़े हुए मुद्दे उन स्टेट के, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे जो देश के सामने हैं, जो हमें अक्सर पता लगते रहते हैं मीडिया से भी, पब्लिक से भी और बहुत से अन्य सोर्सेज से। और जयराम रमेश ने उसके बाद ये कहा कि हम तो मजबूती में से खड़े होने की योजना बना रहे हैं क्योंकि हमारा प्रदर्शन हालिया टाइम में कमजोर रहा है और कांग्रेस का संदेश ग्रासरूट लेवल पर लाख व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए और जमीनी स्तर पर जो काम बहुत ज्यादा होना चाहिए बूथ लेवल पे, इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। और 288 सीटों के रिजल्ट पे भी चर्चा हुई कि उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है तो वो कैसे हुआ, 89% या 88.5 है भाजपा का और उनका 70% के करीब है। और बाकी हम तीनों जो एमडीए में थे, हमारी सीट ही बहुत कम आई है। हमारे पास शिवसेना यूटीपी को 20 है और एनसीपी 10 है और हमारे 16 हैं। तो ये गंभीर परिणाम है, इन पर चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि विस्तृत जो बयान है और उनका जो सर्कुलर है वो कल तक आएगा तो हमें पता लगेगा कि इसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन ली गई है या कौन सा डिसिप्लिन के बारे में कोई उन्होंने कुछ व्यक्तियों पे संगठन के कुछ काम किया है। और हरियाणा में संगठन निर्माण के ऊपर भी बड़ी विस्तृत चर्चा वहां पे हुई और भी चल रही है, लेट नाइट तक चलेगी। विदु जी, फेयर इलेक्शन हो इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है चुनाव आयोग की ओर से। साथ ही कांग्रेस संगठन को लेकर भी हालांकि कई बातें हुई हैं, लेकिन घूम फिरकर ईवीएम पर भी बात आई है कि ईवीएम की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। जी देखिए, क्योंकि कांग्रेस विगत 12-15 सालों से हरियाणा के अंदर अपना संगठन नहीं बना पाई, इसके लिए ईवीएम को दोषी माना जाना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ जाती है बैठकों में, आपने हमने सब ने देखा। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ये चुनाव लड़ने वाले लोगों ने कहा, इसलिए ईवीएम को दोष देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व जो है विश्व का एकमात्र ऐसा नेतृत्व है जो कि हारने के बाद अगली हार के लिए फिर तैयार हो जाता है और हारने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना चुका है। 89 चुनाव हार चुके राहुल गांधी जो हैं उनको बचाना है, इसलिए ईवीएम पर सारा दोष आरोपण कर देना चाहिए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अपने कार्यकाल के अंदर हुई इतनी जबरदस्त असफलताओं को से ध्यान हटाना है, इसलिए ईवीएम पर चर्चा हो जानी चाहिए। क्योंकि चारों तरफ ये चर्चा थी कि खुद उदय भान जो थे वो संगठन के लिए घातक साबित हुए, ये कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बता रहे थे। और क्योंकि उनको जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए अचानक से मैसेज वगैरह का एक ड्रामा कर देना और अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक झूठ सबके सामने परोस देना जिसका सबूत नहीं दे रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं कि हाँ ये है लेकिन इसको दिखाएंगे नहीं, इसलिए ईवीएम को दोषारोपण कर देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एक के बाद एक आकर जनता के बीच में चुनाव के दौरान कहा कि पहले हम अगर जीत गए तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे और इस प्रकार करके पूरे हरियाणा को लूट लेंगे। और जनता समझ गई, उनको वोट नहीं दिया, इसलिए ईवीएम को दोष देना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो टीवी चैनल पर पर्ची खर्ची का हमेशा मना करते रहे, लेकिन कैंडिडेट्स ने एक के बाद एक आकर कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी दूंगा, यानी पर्ची खर्ची जबरदस्त चलाऊंगा। दूसरे एक कांग्रेस के प्रत्याशी के बेटे ने कहा कि मुझे तुम पर्ची दे देना, मैं खुद भूपेंद्र हुड्डा को जाकर वो पर्ची देकर आऊंगा और तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा। और उनके पिताजी ने कहा कि भाई मैं क्योंकि बहुत बड़ा नेता रहा हूं और लोगों को तो जो है 2-2 हजार का कोटा मिलेगा हर विधानसभा में, लेकिन मैं 20-25% और कोटा बढ़ाकर दे दूंगा। और ये जनता समझ गई कि ये सारा का सारा जो है वही नौकरियों का बंदरबांट जो कांग्रेस सरकार और कांग्रेस से पहले वाली सरकारें किया करती थी वही दोबारा से होने वाला है और गरीब के हक पर डाका डालने जाने वाला है। इसलिए गरीब ने जाकर ईवीएम का बटन काला कर दिया, दबा दबा कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतनी जबरदस्त तौर पर भाजपा को आशीर्वाद दिया कि ईवीएम का बटन जो है भाजपा के सामने वाला, हमने देखा कि वो उसके ऊपर से प्रिंट मिट गए, इतना ज्यादा उस बटन को प्रेस किया। इसलिए ईवीएम को दोष देना चाहिए, इनकी नीतियों, इनकी कुनीतियों को नहीं देना चाहिए। देखिए, आज हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बैठी है और जो लोग हारे हुए हैं उन हारे हुए लोगों ने अपना जो कारण बताया, किसी ने भी ईवीएम नहीं बताया। 32 वोटों से हारे हुए ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई हमारी नीतियों में कमी है, ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं, वो केवल 32 वोट से हारे हुए। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी हार अगर किसी को मिली है तो शरद पवार को मिली है। 86 सीटें लड़कर 10 सीटें 11 सीटें मुश्किल से जीत पाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम ईवीएम को दोष नहीं देंगे, हमारी अपनी गलती थी। कांग्रेस नेता जो सबसे बड़े थिंक टैंक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, चिदम्बरम के बेटे, वो कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, हमारी नीतियां गलत है, हम इनको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक के बाद एक नेता जो है आकर कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की पर कोई ब्लेम ना आ जाए कि आप 8 जगह हरियाणा में घूमे थे, 8 की 8 सीटें जो है असंध से महेंद्रगढ़ जो आपने एक यात्रा निकाली थी, सारी की सारी यात्रा पोचा मारते गए, पूरे कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया। और 11 जगह आपने महाराष्ट्र में रैली की और 11 की 11 जगह महाराष्ट्र में कांग्रेस को साफ कर दिया, 11 की 11 सीटें हार गए। इसलिए राहुल गांधी के निकम्मे नालायक नेतृत्व पर कोई सवाल ना आए, इसलिए ईवीएम को ब्लेम कर दो। मैं आज उम्मीद कर रहा था आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे एक स्टेट्समैन के तौर पर आते और पूरे देश से माफी मांगते कि उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित तो उनके नेतृत्व में पहले हो चुका है। इंदिरा गांधी जी ने देश के लोकतंत्र को कलंकित किया था इमरजेंसी लगाकर। दूसरा कलंक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हुआ, जब इन्होंने जिस प्रकार से लोकतंत्र से विश्वास कम करने के लिए जनता के बीच में जाकर ईवीएम का रोना रोया, जबकि जनता ने न केवल इनके ईवीएम के रोने को नकार दिया, इनकी नीतियों को नकार दिया, बल्कि पहले से अधिक वोट प्रतिशत जाकर वोट दी। अगर इनकी बात की थोड़ी स्वीकार्यता होती तो लोग वोट इन्हें देने आते। लेकिन हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो 60% तक मतदान हो जाता है, महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो 5% अधिक चुनाव में वोट डालने के लिए जनता आ जाती है। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति रही। जनता कांग्रेस को नकार रही है और कांग्रेस जानबूझकर ईवीएम का बहाना बनाकर अपनी जो उनकी कुनीतियां हैं उन पर पर्दा डाल रही है, उनका जो निकम्मा नेतृत्व है उसकी नालायकी पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन यह पर्दा ढक नहीं सकता, चींटी पहाड़ को नहीं ढक सकती। ईवीएम का बहाना केवल चींटी भर का है और पहाड़ भर का जो कांग्रेस के अंदर जो कमियां चल रही है वो सारी दुनिया को दिख रही हैं। खुद कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी एक के बाद एक कारण बता रहे हैं। अंबाला मैं खत्म कर रहा हूं। अंबाला का प्रत्याशी कह रहा है कि हुड्डा साहब ने मेरे खिलाफ जो है, अंबाला कैंट का प्रत्याशी कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है, परी कह रहा है कि मेरे खिलाफ दूसरे व्यक्ति को समर्थन दिया। इसी प्रकार से असंध का प्रत्याशी कह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने मेरा नाम नहीं लिया। जगह जगह ये बता रहे हैं कि गुटबाजी के कारण हारे, कहीं कुमारी शैलजा पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो फिर जब जो हारने वाला है उसको नहीं ईवीएम लग रहा, ये शीर्ष नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को कहां से सपने आ रहे हैं ईवीएम के? रेड्डी साहब, ये ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना, बार बार जिम्मेदार ठहराना हर हार के बाद, या फिर कांग्रेस हाईकमान को ही जिम्मेदारी लेनी, राज्य इकाइयों की बात करें, यहाँ जिनके हाथ में पार्टी की कमान दी गई थी उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इससे नहीं लगता कि संदेश अच्छा जाए कि ठीक है, अगर हम जीतते तो क्रेडिट हमें मिलता, जिस स्तर पर ताज होता उस पर ठीकरा भी फोड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। देखिए, 8 तारीख को जब काउंटिंग चल रही थी ज्योति जी,
और सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस बड़ी उत्साहित थी। इन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी चंडीगढ़ पहुंचने की, रथ वगैरह मंगा लिए थे, ढोल नगाड़े मंगा लिए थे और जलेबियां तक इन्होंने के ऑर्डर तक कर दिए थे। उस टाइम तक के रोहतक में बहुत भीड़ भी जमा हो चुकी थी, एक दूसरे को बधाइयां भी देने शुरू कर दी थी। तब तक ईवीएम का कोई चर्चा नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक था। धीरे धीरे पासा पलटता गया और कांग्रेस की हार हो गई। इनके मुंह से इनका शासन जो ना छीना जा चुका था और जो ही शासन इनके हाथ से चला गया तुरंत इन्होंने हार का कारण बताया। उदय भान जी का स्टेटमेंट हमने सुना था कि ये स्टेट में जो संगठन की जो हमारी कमजोरी रही है, संगठन के कारण हमारी हार हुई है, हमारे पास संगठन नहीं था इसलिए हम सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। 1-2 दिन के बाद उन्होंने फिर कहा कि ये दीपक बावरिया जी की जिम्मेवारी बनती थी, वो सबको साथ लेकर के चले, सबको मना करके चले और इलेक्शन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का काम करें। ये दीपक बावरिया जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। उसके कुछ समय के बाद इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो ईवीएम की कमजोरी, ईवीएम को हैक कर लिया गया था जिसके कारण हमारी हार हुई है। उसके बाद फिर एक और इश्यू आया। इन्होंने कहा कि 8 तारीख को 7:30 बजे दीपक बावरिया जी के पास एक मैसेज आ चुका था जिसमें कहा गया था कि 14 सीटों को हैक कर लिया गया है, ये 14 सीटें तो आप हारोगे ही हारोगे। ये एक पुख्ता प्रूफ है जो कि हमारी हार का कारण बना और ईवीएम के कारण ही हम हारे हैं। जब जनता ने इनसे जवाब मांगा, भाई वो 14 सीटें का जो मैसेज भेजने वाला बंदा है उस बंदे को सामने लेकर के आइए जिसने ये कहा है और वो बताएगा भाई तुम्हारे पास ये मैसेज कहां से आया, किसने हैक की। अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपका सारा सिस्टम का पता होगा। तब ये बहाना करते हैं कि यदि उसका नाम ले दिया तो उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ज्योति जी एक के बाद एक इस तरह के जो बहानेबाजी करके चल रहे हैं, क्या जनता नहीं समझते इन बातों को? और कितना उत्साह है इनके अंदर, कितना कॉन्फिडेंस है, फिर भी बार बार यही बात कह देते हैं कि नहीं ईवीएम ने हमारे को हराया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस वाले साथियों से और शीर्ष नेतृत्व से भी, जो भी इनकी आईटी सेल होगी वो जरूर इस बात को मेरे को आगे तक पहुंचाने का काम करे। हरियाणा प्रदेश की बात ले लीजिए, लाखों बूथ थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 200-250 बूथ भी हो जाते हैं, 300 के आसपास भी पहुंच जाते हैं। आप कोई एक बूथ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 बूथ 10 बूथ ऐसे मुझे बताइए जहां जिस बूथ पर आपको डाउट लगता है कि ये मशीन, इस बूथ की मशीन को हैक किया गया था। क्योंकि ज्योति जी सब जानते हैं, सभी राजनीतिक दल जानते हैं, हम फील्ड में भी काम करते हैं और इसमें भी काम करते हैं, सभी साथी करते हैं। जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, सभी दलों के कार्यकर्ता, वो लगभग 92-95% आंकलन पहले से ही कर लेते हैं कि इस बूथ पर किस दल को कितनी वोट मिलेंगी। 90 से 95 एक्यूरेट भी वो निकलता है, हमने हर बार देखा है। सर्वे से पहले, पोलिंग से पहले ये पूरा सर्वे हो जाता है कि इस बूथ पर हमारे को इतनी वोटें मिलनी है। तो मैं कांग्रेस वाले साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप वहां के जो लोकल कार्यकर्ता है, आपके वो कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे जो आंकलन निकला है उस आंकलन के विपरीत आपको कौन से बूथ पर वोट मिली है, उन बूथों को आप बताइए हमारे को, हम उसकी जांच करवाने का काम करेंगे, सरकार उसकी जांच करवाने का काम करेगी। केवल मात्र ये कहने से ईवीएम ने हैक किया ऐसे नहीं बनता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी भी रही है, लगातार शासन भी बहुत सालों तक किया है, 70 साल तक देश में शासन किया, पूरी दुनिया में इनके संपर्क है, सर्कल है। आप दुनिया के किसी भी इंजीनियर को ये बुलाइए और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मशीन भेजिए, डिस्ट्रिक्ट पर एक गैदरिंग कर लीजिए अपने कार्यकर्ताओं की और सभी को बुलाइए और वहां दिखाइए हमारे को, देखो भाई इस मशीन को इस प्रकार से हैक किया जाता है। अब हमें बताइए ना, दिखाइए जनता को, जनता तुम्हारे साथ लगेगी। और जहां कल मेरे पास बीजेपी का कांग्रेस का एक सीनियर प्रवक्ता बैठा था एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि नांदेड़ सीट हम जीत गए जरूर लोकसभा की, लेकिन नांदेड़ का एक गांव ऐसा था जहां हमारे को एक भी वोट नहीं मिली, तो क्या वहां मशीन हैक नहीं हुई? उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या बताइए क्या हम मशीन हैक नहीं हुई? मैंने उसको पूछा, मैं बोला रोड साहब अगर मशीन हैक हुई है, आप उस गांव के को कितना लगता है आपको 100 वोट मिली, 200 वोट मिलनी चाहिए थी, 250 वोट मिलनी चाहिए थी, चाहे 50 वोट मिलनी चाहिए थी,
उन 50 आदमियों को प्रेस के सामने लाइए कि हमने कांग्रेस को वोट दी थी हाँ। और हमारी एक भी वोट नहीं मिली। उनको लाइए प्रेस के सामने, मीडिया के सामने लाइए कि इस गांव में हम 50 पक्के वोटर कांग्रेस के हैं, हमने कांग्रेस को वोट दे रखी है, और वो प्रेस के सामने लाओ। देश जानना चाहता है सच्चाई को, सच्चाई आ जाएगी सामने। ऐसे चिल्ला चिल्ली करने से कोई बात थोड़ी बनती है। आप प्रमाण लेकर आइए, सबूत लेकर आइए, तरीके मैंने बता दिए हैं, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। कीजिए ना कुछ भी, बस इसमें आकर के और वो बोल देते हैं ईवीएम हैक हो गई। भाई हैक तो तुम्हारा दिमाग हो रखा था, ईवीएम थोड़ी हैक हुई है। आपको ये नहीं पता कि भाई सत्ता में आने के लिए सभी को एकजुट होकर के चलना पड़ता है। जितना मैक्सिमम तरीके अपनाए जा सके सत्ता हासिल करने के लिए वो सारे अपनाने पड़ते हैं। चाहे विरोधियों को भी शामिल करना पड़ता है, गठबंधन भी करने पड़ते हैं, कैंडिडेटों को भी समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। एक और आखिरी बात मैं कहता हूं, जो इनेलो की पार्टी लाइन क्या है? आपके कुछ प्रवक्ता आते हैं डिबेट में, मुद्दा में जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस को डाउट है या लग रहा है कि कोई भी शंका है तो क्यों नहीं ईवीएम की जांच हो जानी चाहिए, या उन्हें खुद भी लग रहा है कि हाँ संदिग्ध है। आप आते हैं, आप कहते हैं कांग्रेस वालों का दिमाग हैक हो गया है, ईवीएम तो हैक नहीं हो सकती है जी। तो आप लोग एक मत नहीं है क्या? आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, कोई तो पार्टी ने कुछ तो डिसाइड किया होगा ना कि ईवीएम को लेकर हमारा स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, नहीं ज्योति जी, बिल्कुल हम एक मत है, एक ही विचारधारा से चलते हैं और एक ही जो हमारी लाइन है उसी लाइन पर हम बात करते हैं। अगर कांग्रेस वाले डिमांड कर रहे हैं तो वो चेक करवा दे, कोई कांग्रेस उसको बीजेपी उसकी चेक करवाए, उसको संतुष्ट करे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस वाले सिर्फ ईवीएम को दोष दे क्यों रहे हैं? देखो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बिल्कुल, कि आखिर यदि है तो आप प्रमाण लाइए ना भाई हमारे सामने, देश के सामने प्रमाण लेकर के आइए, पूरा देश देखेगा उसको। और या फिर अगर आपकी मशीन को हैक किया जा रहा है, आपका इतना बड़ा संगठन है और आपको पता है हमारी हर इलेक्शन में हमारी मशीन हैक हो रही है, और आप सरकार के भरोसे छोड़ देते हो कि जांच करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए, तो आप भी तो कुछ एक्शन लो ना। आप इलेक्शन का बहिष्कार कर दो, हम नहीं करेंगे पैसे ईवीएम से, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हाँ। आप जनता को लेकर के रोडों पर आकर के बिल्कुल पहला कदम तो कांग्रेस को सरकार को उठाना जागरूक होगा। करने का काम करो। एक रेशी रूम में बैठ करके बयान देना अच्छी बात थोड़ी है। और जादौन जी, ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, संगठन में भी कमी मान रहे हैं, गुटबाजी, बयानबाजी या फुल प्रूफ तैयारी नहीं की गई पहले, माहौल को नतीजों में हम नहीं बदल पाए, हमें सबक भी कहीं ना कहीं मिला है। सारी बातों को स्वीकार करके उसके बाद ये कह देना खामियां ईवीएम में ही है, आपको लगता है कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वास जनता कर पाएगी इस तरह के आरोपों पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईवीएम की निष्पक्षता के पक्ष में भी कई दलीलें हैं। अब ये जहां राज्यों में ये हार रहे, देखिए 2014 से पहले तो केंद्र में इनकी सत्ता थी, उससे पहले भी दूसरी सरकारें रही, तो उस समय भी तो राज्यों में ये हार चुके थे, अपनी जमीन खो चुके थे। यूपी है, बिहार है और दूसरे कई राज्य हैं जहां जो है साउथ में भी खो चुके थे। तो अब इनको ये देखना चाहिए कि उस समय तो ईवीएम इनके कंट्रोल में ही थी, चुनाव आयोग भी इनके कंट्रोल में ही था। सवाल ये है कि पहले आप अपना घर तो ठीक कीजिए। जो विश्लेषण आया है वो ये है कि हरियाणा में जो लोकसभा में अच्छी सीटें मिली और विधानसभा में फिर वो हार गए, और वैसा ही महाराष्ट्र में रिपीट हुआ है हरियाणा का रिजल्ट, तो वहां भी यही हो गया। तो ये कह सकते हैं कि वहां जहां जहां बीजेपी पावर में थी वहां ऐसा हुआ है, लेकिन जहां बीजेपी विपक्ष में थी वहां भी हो गया। तो अब ये बीजेपी वहां विपक्ष में थी तो झारखंड में थी तो वहां क्यों हुआ? वहां तो फिर जो कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अपना जो है बना के रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ा ली वहां। सवाल यह है कि पहले आप अपनी गुटबाजी ठीक कीजिए और अपना संगठन खड़ा कीजिए। अब आप कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने की बजाय मात्र रणनीति पर ही निर्भर करें तो रणनीति आपको कहां तक जिताएगी? जबकि भारतीय जनता पार्टी जो आपकी प्रतिद्वंदी है वो कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रही है, कैडर अपना बना के रखती है, वो जो है पन्ना प्रमुख भी बना रही है, वो शक्ति केंद्र भी बना रही है, वो बूथ यूनिट भी बना रही है, वो सब कुछ बना रही है। और आप सोच रहे हैं कि रणनीति के भरोसे हम चुनाव जीत जाएं। जो रणनीतिकार हैं, महाराष्ट्र में भी यही बताया कि रणनीति जो है, आप जो है कुछ मुद्दे चुन लेते हैं, स्थानीय मुद्दों से जुड़ नहीं पाते। लोकसभा और विधानसभाओं के मुद्दे अलग अलग होते हैं, कुछ मुद्दे रूल कर सकते हैं लोकसभा वाले, लेकिन आपको स्थानीय मुद्दों पर आना पड़ेगा। अब आप जो है संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना इस बात और को भी कांग्रेस रिजर्वेशन, हाईकमान ने समझा है कि लोकल मुद्दों को समझें, उन पर काम करें, ये भी चर्चा हुई है बैठक में।
तो कहीं ना कहीं स्वीकार तो कर रहा है हाईकमान कि हम जो स्थानीय मुद्दे हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो इनको इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि जो संगठन की कमी है और कार्यकर्ताओं पर हमने भरोसा करना छोड़ दिया, कार्यकर्ता की बजाय सिर्फ रणनीति पर चुनाव लड़ रहे हैं। रणनीति का क्या मतलब है? मुद्दे हैं, जब उन्होंने चिन्हित भी किया है, अपनी कमजोरियां महसूस भी की है, तो पहले तो आप उनको ठीक कीजिए। फिर एक चुनाव लड़ने के बाद जब आप सब ठीक करने के बाद भी अगर हारते हैं तो आप ईवीएम पर सवाल उठाइए। कुछ आपके पास ठोस आधार भी तो होना चाहिए। एक तरफ तो आपके संगठन की कमजोरियां महाराष्ट्र में भी हैं, सभी राज्यों में इनकी गुटबाजी है, पूरी तरह से गुटबाजी हावी है, और उस अंतर विरोध की वजह से जो है एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मतदाता तो ठीक है कि वो किस तरह से सोचता है उस गुटबाजी को देखते हुए, लेकिन ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो इस जो अंतर विरोध है इनके, जो आपस में लड़ रहे हैं, पहले से एक बड़ी कहावत चली आ रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, ये चली आ रही है। तो ये कहावतें दूर होनी चाहिए। आप अपना संगठन ठीक कीजिए, संगठन मजबूत कीजिए, उसको जो है धरातल पर लेकर आइए और धरातल के मुद्दों पर ही चुनाव लड़िए। जो दूसरे मुद्दे हैं, संविधान, जातिगत जनगणना है और संविधान की रक्षा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भाई ये तो जो है झूठा प्रचार किया गया। और लगातार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सीटें खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संविधान बदलने को लेकर, आरक्षण समाप्त करने को लेकर झूठ बोला गया। तो अब ये है कि उन्होंने जो है इस तरह से साबित कर दिया, वो रिजर्वेशन को कैटेगरी में बांट रहे हैं और सारा वो कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। तो ये लोगों के बीच में मैसेज चला गया और उनके भी नेता जमीन तक सक्रिय रहे और उन्होंने जो है इन जो धारणाएं थी कांग्रेस के जरिए बनाई गई थी उनको समाप्त करने का काम किया। तो फिर आप किस आधार पर चुनाव जीतेंगे? पहले तो आप अपना संगठन और अपना कार्यकर्ता स्तर जो है जमीन तक ले जाने का काम करें, इसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाना चाहिए। ठीक है ललित जी, एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि माहौल को परिणाम में बदलना हम सीखें, उसके लिए काम करें। और हरियाणा में चूंकि जो लोग वोकल थे, खास तौर पर माहौल नजर आ रहा था कि बदलाव का, कि लेकिन आप लोग नहीं कन्वर्ट कर पाए परिणाम में, तो क्या उसमें ईवीएम को ही दोष दिया जाए या फिर टिकट वितरण में भी खामियां रही होंगी? गुटबाजी, बयानबाजी, अनुशासनहीनता, भीतरघात, ये भी कारण रहे ही होंगे जिन पर आज मंथन भी हुआ है बैठक में। मेरे को बोलने दीजिएगा और बीच में कोई ना बोले, एक रिक्वेस्ट है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नालायक और निकम्मे हैं। क्या हम राहुल गांधी डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे थे? पहला तो सवाल ये है। तो अगर आप झारखंड में हारते हो तो क्या मोदी जी निकम्मे और नालायक हैं? जवाब दीजिए। टॉपिक कुछ होता है, बोलते कुछ और हो। हरियाणा दूसरे नंबर पर, 70% जनता के पास बीपीएल है। भारत में संपत्ति के मामले में कितनी असमानता पता है किसी को? 1980 में शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 12.5% था और आज क्या है, 10% लोगों के पास कुल आएगा 57% है। शर्म नहीं आनी चाहिए। ये नालायक और निकम्मा पर इस प्रधानमंत्री का नहीं है। अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे विकास है, 271 करीब 2024 में हो गए और अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है। 74% लोगों को स्वस्थ आहार नहीं मिलता। इससे ज्यादा नालायक और निकम्मा प्रधानमंत्री क्या होगा जो कहता है कि 90 करोड़ लोगों को खाना दूंगा और आगे तक देता रहूंगा? उनका मतलब काम नहीं करके देना है। 63 मिलियन लोग स्वास्थ्य, बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है और क्रॉनिक रोजगारी की बात हम करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। ये निकम्मापन किसका है? यहाँ बैठ के भाषण देने से क्या हो जाएगा? देश की व्यवस्था को सुधरी है क्या? अब आते हैं इलेक्शन के ऊपर में। मैं बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है इसमें जो है एक सीट पे 5,38,225 टोटल मतदार 66.5 था। ये संख्या बढ़ती रही हर एक दिन में। कैसे बढ़ जाती है ये? वीवीपैट पे जो कंटेनर में वो पर्ची घेरी जाती है, वो जब तक टोटल वोटों से ना मिले रिजल्टेंट डिक्लेयर करना चाहिए। कैसे डिक्लेयर हो जाता है? तो सुनता नहीं है वहां पे। अभी मैं आपको बताऊं कि ये की संख्या लोकसभा चुनाव में भी थी और 48 घंटे के भीतर आप डाटा जारी कर रहे हो। हमारे एडीआर ने भी कहा तो उस 48 घंटे का कम समय है जब आप टैली नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि वीवीपैट का टैली करने के बाद रिजल्ट होना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? और जो एजेंटों को तो आप देखिए, महाराष्ट्र के 95 विधानसभा सीटों पर डाले के वोट और गिने के वोट अलग अलग है। ये इसका कोई कारण नहीं बताएगा। और अगर हमने ये कहा, आप बात को ध्यान से सुनिए, हमने हार के कारणों में एक कारण ईवीएम को बताया, बाकी कारण सब डिस्कस किए मीटिंग में। मैंने सबसे पहले अपने ओपनिंग विभाग में कहा, आप मतलब
सिर्फ बाकी तीनों लोग जो है, आप मैडम एंकर भी और आप दोनों, और साथ में जो इन्होंने वो आए हुए विशेषज्ञ, एक ही टारगेट है कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया। चुनाव में हार होगी, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। पहली बात तो मुझे डिबेट में क्यों आऊं मैं, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम वहां पे क्या फैसला लेते हैं, हम अपनी हार का रोक नहीं ना करें। मैंने आपको बताया कि कई कारण हो सकते हैं हार के, उसमें ये भी है कि इनडिसिप्लिन का कारण भी है। तो जब हम उसको मान रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, ये डिस्कस करने के लिए आपने हमें बुलाया यहाँ पे। पहला सवाल तो ये है कि आपका टॉपिक क्या होता है। टॉपिक है कि ईवीएम का टॉपिक था हार पे मंथन। कांग्रेस पार्टी हार पे मंथन कर रही है, अपनी गलतियां नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? अगर कहीं सही और ईमानदारी से करना, जहां तक ईवीएम की बात है, मैं बताऊं आपको 195 में से 175 कंट्री में ईवीएम नहीं है, और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका शामिल है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, एक बार 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी और जो नरसिम्हा जी आपके एक लीडर है, आप पहले सफरलिस्ट थे, उन्होंने भी ये किताब लिखी है कि भाई ईवीएम। उसके अलावा एक और बात, जो प्रधानमंत्री 2014 में और 13 में मेरे पास इनकी स्पीच पढ़ी है, जहां ये कहते थे इतने गरीब देश पे ईवीएम तो चलाई गई। आप ईवीएम का जांच देखिए, ईवीएम लागू करने के 20-25 साल ट्रायल रन की, इसकी विवेचना हुई, गाय बगाए सब कुछ होता रहता है। लेकिन 1951 से 2001 तक चुनाव हुए ना बैलेट से, अब ईवीएम से हुए। क्या हमारी पार्टी को तो सबसे पुरानी पार्टी है, अगर ये लगता है कि ईवीएम, और हम उसके लिए तो ये तो नहीं कहा कल ईवीएम का कानून बदल दो। हम पहले अपने जो इंडिया अलायंस में इसको डिस्कस करेंगे। एमबीए के लोग तो कहते हैं कि इसको डिस्कस करना चाहिए, और फिर उसके बाद देखिए कोई भी चीज डेवलप होती है, एक आइडिया दिमाग में क्यों आता है, कहीं ना कहीं शक शुबा हुआ, कहीं वोट टैली नहीं हुए, कहीं बैटरी का इशू था। आप सब कह सकते हैं कि है कि नहीं, हम भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये गलतियां की हुई तो सर्टिफाइड तो करे। अगर बैटरी इतना बड़ा अनुसंधान कर लिया कि यूज होने से भी 99 रहेगी, तो इसका मतलब मोबाइल वाली कंपनियां तो फेल हो गया। वहां उन्होंने ऐसी बैटरी तो नहीं बनाई। बैटरी तो सब जगह एक जैसी बन सकती है ना, लेना सिर्फ ये, और ये गवर्नमेंट की दो फैक्ट्री है जहाँ ये बनती है। जब एक चीज पर सवाल उठ गए, शंका है, हमने अभी शंका वर्डिंग बोला है, हम ये दावे से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम उस शंका का निवारण करने के लिए पहले अपना एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, अपने साथियों से डिस्कस करेंगे। जब हम एक कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे तो हम इसको आगे प्रमोट करेंगे। अभी तो एक आइडिया प्रमोट किया है, इस पर इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? आप लोग चिल्ला रहे थे पहले कि जब हम पोस्टल बैलेट से यहाँ पे आए, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ईवीएम नहीं खुले से तब तक तो तैयारियां करनी थी सेलिब्रेशन की। सेलिब्रेशन जब उम्मीद बन जाती है कि 75% वोट आ गए आपके पास, शुरू के एक दो राउंड में पोस्टल बैलेट में, तो सब लोग कार्यकर्ता कुछ भी बनाते हैं, ये स्वाभाविक है। आप ना बनाते, आपका एक ही काम है कि बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की आलोचना करना, मुद्दा आपको मिलता तो ही नहीं है। क्या किस तरह की बचकाना डिबेट है ये? फिर डिबेट का मतलब ये है कि कांग्रेस कारणों का मंथन कर रही है। बचकाना डिबेट तो नहीं है जी, बचकाना तो नहीं है। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं हम सुन रहे हैं, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा डिबेट में कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आप बार बार जो एंकर मैडम कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, डिबेट का क्या टॉपिक बता रहे हैं? मैं मेरी डिबेट में तो टॉपिक से इधर उधर नहीं जाने देती हूँ। सुनिए, अगर आप मेरे पास और बैलेट पेपर ठीक है, जब आप लोग जीतते नजर आ रहे थे कोई भी पार्टी सेलिब्रेट करेगी, लेकिन बैलेट पेपर में आप जानते हैं अमूमन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वोट करते हैं। ओपीएस का बड़ा मुद्दा रहा, आप हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, यहाँ भी आप लोगों ने वादा किया था। तो जाहिर है कर्मचारी जो सरकार के खिलाफ बदलाव चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। आप लोग सरकार बनाते नजर आ रहे थे, ईवीएम खुली, बीजेपी लीड लेती नजर आई, लगातार बीजेपी ने लीड को कायम रखा। मेरा सवाल लेकिन आपसे ये था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि माहौल जो है उसे परिणाम में बदला जाए, और जो बात विधु जी भी कह रहे थे कि आपकी पार्टी उम्मीदवारों के बयान जो माहौल बदलाव का भी अगर बनता तो उसके खिलाफ गए, उसमें चाहे पर्ची खर्ची की बात हो, अपना घर भरने की बात हो, पर्ची हुड्डा साहब को दे देंगे ये बात हो, तो ये भी तो कारण है ना। हुड्डा साहब को आप बताइए ना, हुड्डा साहब और इंटरनल एक मुख्य विपक्षी पार्टी जिसे 37 जगहों पर जिताया गया कि 37 हलकों में ऑलमोस्ट वोट शेयर की बात करें तो जीतने वाली पार्टी के लगभग बराबर मिला के, तो जो लोग बदलाव चाहते थे वो जानना चाहेंगे कि बदलाव क्यों नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा इंटरनल मामला है। मैं बार बार डिबेट में कहती हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप कह रहे हैं हमारा आंतरिक मसला है।
हाँ, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड का मतलब कैसे कह रही है आप? ये नहीं, ये कोई भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, नो राइट, आपने कैसे बोल दिया? मैं खुद ये कह रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जिसको लोग अगर बदलाव के लिए जिन लोगों ने वोट दिया वो तो जानना चाहते हैं ना कि आखिर क्या हुआ। चुप रही। अरे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि ये नालायक और निकम्मे है, आप तो चुप रही। क्या ये राजीव गांधी को आपने भी तो पीएम मोदी को कह दिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को कह दिया, तब भी मैं चुप थी, वो नहीं दिखा आपको? उसके बाद कहा देश बाद में कहा, पहले कहा पीएम को, चुने हुए पीएम को आप क्या क्या कह रहे थे आपको याद है क्या? ललित अरोड़ा जी, याद है आपको? राहुल जी को क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता को जो कहा और देश के पीएम को जो कहा, मैं तो आप लोगों पर छोड़ देती हूँ कि आप लोग काउंटर में कहेंगे। आपको समय नहीं दिया क्या मैंने बोलने के लिए? क्यों कहते हैं ये फिर? आपकी पार्टी राहुल गांधी को जो कहा उससे ज्यादा आपने देश के पीएम के लिए कहा, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे रही क्योंकि विधु जी है उत्तर देने के लिए। आपका भी उत्तर मैं क्यों दूं? आप हैं कांग्रेस का उत्तर देने के लिए। आपने चुने हुए प्रधानमंत्री को जो कहा वो याद नहीं है आपको? कमाल है। बोलिए विधु जी। और आगे भी अगर ये कोई कहेगा तुरंत बात तो उसके लिए कहा जाएगा। तो कह दिया ना आपने, मुझसे किस बात की शिकायत आप कर रहे हैं? ज्योति जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने, हम यहाँ पे अपने नेताओं की चर्चा करने नहीं बैठे। ज्योति जी, बात डिबेट करनी है तो मुद्दे पे करो। मुद्दे पर ही डिबेट हो रही है ललित जी, मुद्दे पर ही हो रही है। आप मुद्दे पर ही सवाल कर रहे हैं। आपके पास ज्योति जी, ज्योति जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। किसी हमारे नेता की जो है डिसमिस हुई है, जो आप यहाँ पे कहते हो रोज पर्ची करती, ज्योति जी, और आप उनको समर्थन कर रही हैं। बहुत समय ले लिया किसी का कोई ऐसा नहीं समर्थन होता। नहीं किया जा रहा है ललित जी, किसी का और समर्थन नहीं हो विशेषज्ञ रहा हैं तो वो है, भी किसी का बात करके समर्थन बताते नहीं हो हो आप। रहा है, आपका भी नहीं हो रहा, उनका भी नहीं नहीं। नहीं, मैं सब देखता हूँ मैडम, क्या कोई आज नहीं पैदा हुआ। आपका काम सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करना सभी का, आप ज्योति जी, समझ ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ कि जो है हमने अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में गलती करी या हमारा रुकिए विधु जी, एक बार ज्योति रुकिए, जी, इनकी कब तक शिकायतें चलता सुन रहेगा लेती हूँ ये? मैं, इनकी शिकायतें सुन लेती हूँ मैं। तो क्या करें, क्या करें फिर? क्या करें आप बताओ? आपकी पार्टी के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं ललित जी, बाकायदा आपको बुलाते हैं, आपका पक्ष आप सुनते कह रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये क्या हाँ मतलब है? नहीं है, आंतरिक मामला नहीं है, नहीं है। आंतरिक अगर हमारे क्या नीति आंतरिक में मामला तो है? नीति नहीं हुई। जब आपके पार्टी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि माहौल था लेकिन नतीजे में तब्दील नहीं कर पाए, तो जिन लोगों ने माहौल बनाया था, जो बदलाव चाहते थे, एंटी इनकम्बेंसी अगर थी भी, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी डिबेट देख रहे हैं बैठकर। देखिए कांग्रेस अपने दरवाजे बंद करे और कहे हमारा आंतरिक मामला है। जी क्यों नहीं सवाल होंगे? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती उसमें चलिए विधु जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विधु जी आप बोलिए, आप बोलिए। बोल के बातें कर दी है। ज्योति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अपनी बात शुरू करते ही सबसे पहले ये कहा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, और मैंने उनकी बात का पालन करते हुए उन्होंने कितना ही कटु बोला, मैं एक शब्द उनके बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वो ठीक व्यक्ति हैं तो वो भी अपनी खुद की कही हुई बात मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। बहुत समय लिया उन्होंने, मैं उनसे बहुत कम समय लूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई है, ये कल ही कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलेगी तो जैसे कांग्रेस खत्म हो गई है ऐसे ही 10-20 साल बाद भाजपा भी खत्म हो जाएगी। तो ये बात ज्योति सांगवान नहीं कह रही, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, कल ही कहा है, लखनऊ के अंदर जो कहा है, एक बार ढूंढ लीजिए, निकल आएगा। दूसरी बात, उन्होंने सीधा सीधा मुझ पर आक्षेप लगाया और कहा कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए कि 90 करोड़ मेरी पार्टी की सरकारों में और मेरी पार्टी की केंद्र सरकार में मोदी जी क्यों 90 करोड़ लोगों को माफी चाहूंगा, राशन क्यों दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि निकम्मे और नालायक मोदी जी क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2002 से झगड़ रहे हैं आपसे, 2002 से आप विदेश में जा जाकर मोदी जी को और भारत को बदनाम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी 2002 में गई थी अमेरिका में और कह गई थी कि गुजरात के अंदर दंगे हो गए हैं। आज टेलीविजन पर फिल्म में देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए, किस प्रकार से कार सेवकों को जलाया गया। 2002 से मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। 2-2 दिन तक लगातार उनको ग्रिल किया जाता रहा, लेकिन वो चुनाव दर चुनाव जो है, इनके मौत के सौदागर और खून की दलाली और पता नहीं कैसे कैसे गंदे आरोपों के बाद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को जो व्यक्ति 22 साल से पीट रहा है वो नालायक और निकम्मा नहीं है, जो 89 चुनाव हार चुका है और उसके बावजूद भी इनका लखते जिगर है। वो इनको सोचने वाली बात है कि वो नालायक और निकम्मा है या नहीं है, इस पर विचार ही नहीं करना है। और इन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए कि 70% लोग बीपीएल में चले गए, 70% लोग बीपीएल में नहीं गए।
हमने बीपीएल की सीमा इतनी बढ़ा दी कि 70% लोगों को बीपीएल के लाभ मिल जाए। अगर हमारे मुकाबले हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से हमने 1,80,000 तक की सीमा बढ़ा दी लोगों की आय की, हिमाचल प्रदेश में 1,20,000 वाले व्यक्ति को ये अमीर मानते हैं और उसको कोई सुविधा नहीं देते। हम 1,80,000 तक के लोगों को देते हैं। अगर हिमाचल वाले हमारी बात कर दें तो 70 नहीं 90% हिमाचल गरीब माना जाएगा। हम लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि बेसिक जरूरतें नहीं है। ये बात ये खुद कह रहे हैं। जिस पार्टी के खानदान ने इस देश पर 60 साल तक राज किया, उसके 60 साल राज करने के बाद केवल 10 साल में हम बेसिक सारी जरूरतें पैदा कर दें, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम 10 साल में सारी बेसिक जरूरतें पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 60 साल वाले को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और मोदी जी को जरूर शर्म आनी चाहिए कि जब इस देश के लगभग 65 साल हो चुके थे आजादी के, उसके बाद उन्होंने शासनकाल संभाला। मोदी जी को निश्चित तौर पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 4 करोड़ भारतीयों को, बेघर भारतीयों को सिर पर छत पहुंचा दी, जो 65 साल में नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी। मोदी जी ने जो है 4 करोड़ घर पैदा कर दिए, 4 करोड़ लोगों को घर दे दिए। इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। 11 करोड़ गरीबों को शौचालय बनवा कर दे दिए। इस बात के लिए मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। यह बात कांग्रेस करती, लेकिन मोदी जी ने क्या, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि शौचालय क्यों बना दिए। 10 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दे दिए। लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं होते थे, एमपी और एमएलए की चिट्ठी लेकर खड़े होते थे, दिनों दिन नहीं महीनों और सालों लग जाते थे और धुएं से फाक खाकर हमारी माताएं बहनें मर जाया करती थी। उसके लिए जो है मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि 10 करोड़ घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिए, हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। जो 18,000 आखिरी गांव भी छोड़ दिए थे ना कांग्रेस पार्टी ने, उन गांव तक भी बिजली पहुंचा दी। इसके लिए मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। 51 करोड़ बैंक अकाउंट गरीबों के खोल दिए। बैंक के मैनेजर को गरीब के कपड़ों से, गांव वाले के कपड़े से बदबू आया करती थी। ज्योति जी प्लीज बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि इन्होंने बहुत बोला है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं चुपचाप सुनता रहा इनकी बात। 51 करोड़ बैंक अकाउंट ये नहीं खुलवा पाए जिनके कभी बैंक अकाउंट नहीं खुले थे, मोदी जी ने खुलवा दिया। इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए। 45 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन दे दिया और अपना काम कारोबार अगले शुरू करें। इसके लिए मोदी जी को जो शर्म आनी चाहिए। 220 करोड़ फ्री कोविड वैक्सीन लगा दी। पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ा कोई अंत नहीं है। आपके पास लिस्ट उपलब्धियों की होगी, उनके पास आरोपों की, आलोचनाओं की लिस्ट शर्म आनी चाहिए मोदी जी। तो मुद्दे से जस्टिस नहीं हो पाएगा फिर हम, क्योंकि हम कांग्रेस को लेकर ही बात कर रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि ठीक है हम तो मंथन करेंगे, हम तो सभी विषयों को लेकर मंथन करेंगे, सभी कारणों को लेकर हम मंथन कर रहे हैं, तो उस पर सवाल नहीं होने चाहिए। हमारा अंतिम मामला है। ये हैरानी है इस बात की। मैं इस बात को लेकर जो है चाहता हूं कि चुनाव, बीच में ना बोलिए प्लीज, ना बोलिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इनके समय चुनाव आयोग किस प्रकार से गठित होता था बताऊं? 1 मिनट सुनिए। अब अरे अभी बोलना तो शुरू किया मैंने। चुनाव आयोग किसको बनाते थे? इन्होंने बनाया, इन्होंने श्री नवीन चावला जी को 2005 में, 16 मई 2005 में श्री नवीन चावला जी को चुनाव आयुक्त बनाया। चुनाव आयुक्त 3 मेंबर्स की होती है, 3 में से 1 चुनाव आयुक्त बनाया। तत्कालीन जो टीएस कृष्णमूर्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि इस व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। और उसके बाद जो उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बने टीएस कृष्णमूर्ति जी के बाद बीबी टंडन, उन्होंने भी 1 साल बाद यह कहा कि ये व्यक्ति नवीन चावला हर चीज सोनिया गांधी को लीक करता है। चुनाव आयोग की बैठकों के अंदर जो बातचीत होती है ये स्पाई का काम कर रहा है, जासूस का काम करके बनता है। उसके बावजूद इन्होंने 2006 में उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। अब ये नवीन चावला कौन है इसके बारे में पता है? जब देश पर इमरजेंसी थोपी हुई थी, जस्टिस जेसी कमीशन ने इस व्यक्ति को इंडाइट किया था, क्योंकि उस समय ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के थे कृष्ण चंद जी, उनका पीएस था। इस व्यक्ति ने उस समय भी देश के आम लोगों पर जो यातनाएं ढाई, उसके लिए खुद इसको इंडाइट किया गया जस्टिस जेसी शाह कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसको चुनाव आयुक्त बनाया। उसकी पत्नी जो है रूबिका चावला, सोनिया गांधी के साथ हर किट्टी पार्टी में मिला करती थी, हर जगह दिखा करती थी। उनको अलॉटमेंट ऑफ लैंड पर मुकदमे चले, गलत अलॉटमेंट ऑफ लैंड, लेकिन उसको चुनाव आयुक्त बनाया। इसलिए शर्म आनी चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट और जो उन्होंने एमपी लैड का जो फंड जो है मिसयूज करवाया अपने हक में, और उसके बावजूद उसको चुनाव आयुक्त बनाया। इससे पहले जो चुनाव आयुक्त बनाए थे डॉक्टर एमएस चावला, उनको जैसे ही वो रिटायर हुए उसके 2 महीने के अंदर उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया और लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया। एक टीएन सेशन इन्होंने चुनाव आयुक्त बनाए थे। उन टीएन सेशन जिस दिन रिटायर हुए उसके 1 महीने बाद
लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की टिकट में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को ये चुनाव आयुक्त बनाया करते थे, इसलिए तो इन्हें तकलीफ है। हम देखा करते थे तस्वीर किस प्रकार पूरी की पूरी मतपेटियां लूट लिया करते थे। जब से मतपेटियां लूटनी बंद हुई है तब से कांग्रेस लूट गई। ये मतपेटियों को लूटकर सरकारें बनाया करते थे। इनको तकलीफ यही है, ईवीएम से कोई तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ यह है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जीत नहीं सकते, इसलिए इनको ईवीएम को खत्म करना चाहते हैं। और देश की सभी संस्थाओं को मैं खत्म कर रहा हूं। आज आपके शो पर एंकर से लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन तक को ये उल्टा सुल्टा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहां तक नहीं रुकेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय को, चीफ जस्टिस को लगातार कह रहे हैं, चुनाव हारने के बाद लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में बोल रहे हैं। कल तक तो चंद्रचूड़ बहुत अच्छे थे, जब राहुल जी समय कम है अभी, फैसला दे रहे थे, जब राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस पर रोजाना लगभग रोजाना डिबेट हो रही है। उससे पिछले वाले सुनिए, अभी कांग्रेस पर रोजाना इसलिए भी डिबेट हो रही है क्योंकि कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, मंथन भी कर रही है। रंजन गोगोई को भी क्या आप लोग कोई मंथन कर रहे हैं? क्या सरकार बनाने का दावा इनेलो भी कर रही थी? आप लोग केवल 2 विधायक जीत पाए हैं, अभी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। जी बिल्कुल ज्योति जी, हम इस भरोसे पे थे कि जनता हमारे को आशीर्वाद देगी और हमारी 15 के आसपास सीटें आएंगी, लेकिन क्योंकि लोगों का मन नहीं हमारी तरफ बना और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ चले गए। जो भी एंटी बीजेपी वोट था उन सब ने कांग्रेस को चुनने का काम किया और हमारे को नहीं चुना। लेकिन 2 हमारे विधायक बने, उन दोनों को बधाई देते हुए, और हमारे को इस बात का दुख है कि हमारे जो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी हारे। चलो जनता का आशीर्वाद है, हमने उसको स्वीकार किया। हम कांग्रेस की तरह से इसे ऐसे चिल्लाचिल्ली नहीं करे। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारे को ईवीएम ने हरा दिया या हमारी ईवीएम हैक हो गई थी। भाई जनता का आशीर्वाद है, जितना मिला उतना ले लिया और हम बैठ करके दोबारा से फिर अपने रण क्षेत्र में उतर गए हैं। अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अलग से दोबारा से फिर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ज्योति जी देखिए, मैं तो यही कहता हूं भाई, या तो ठोस तरीके से इस बात को रखा जाए। आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, फिर कह दिया दोबारा मार के दिखाओ, फिर दोबारा भी मार दिया, फिर कह दिया ये मार के दिखाओ, फिर भी मार दिया, फिर कह दिया ये मार के दिखाओ। कितनी बार ऐसे कहते रहोगे? अगर आपने काउंटर करना तो अच्छे तरीके से काउंटर कर लीजिए या जनता के आदेश को मान लीजिए। ये तो जनता का जो मैंडेट है उसका भी अपमान है। प्रदेश की जनता को भी आप अपमानित कर रहे हो। जो उन्होंने जन आदेश दिया है उसको आप नकार रहे हो, मान नहीं रहे हो, और या फिर कोई आप सॉलिड स्टेप नहीं ले रहे हो। या तो स्टेप लेकर के जनता को ये समझाने का काम करे कि ये देखो भाई, इस प्रकार से हमारे साथ धोखा हुआ और हम जीते हुए थे, जनता ने हमारे को जिताने का काम किया, लेकिन हमारे को सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हरा दिया। वो सॉलिड प्रूफ लेकर के आइए। अब हर इलेक्शन में यही रट लगाए रहेंगे कि नहीं ईवीएम ने हमारे को हरा दिया। आखिर जनता का भी तो अपमान है जो अपना मतदान करती है। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी वाले लोग जो है, अब हमारे को मिला बहुत कम मिला, हम जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत हमारे को कम आशीर्वाद मिला जनता का। हमने स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है, जो आशीर्वाद दिया हमने ले लिया। इनको भी वो जो मैंडेट मिला है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और ये जो जनता है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। या फिर जनता के सामने को मजबूती के साथ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि ये देखो भाई, इस प्रकार से ये मशीनें हैक हुई हैं, वो जनता के सामने लाने का काम कर लीजिए। ये बैलेट पेपर की बात करते हैं ज्योति जी, मैंने बैलेट पेपर से वोटें डाली हुई है, मैंने देखा है, उनके रिजल्ट भी काउंट करवाए हैं और वोट भी डाली हुई। बैलेट पेपर में बहुत ज्यादा घपले हुआ करते थे, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुआ करती थी। बैलेट पेपर में क्या है, टिक लगाना होता है, उस एक टिक की जगह दूसरा टिक का निशान लग गया तो वो कैंसिल हो गया। बंडल के बंडल को जो है ना इधर से उठा करके उधर पटक दिया करते थे, वहां भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुआ करती थी। और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक है, उससे अच्छा होगा, इसलिए इसको लेकर के आए। अब इसमें भी कमियां हो सकती हैं, होंगी कमियां, लेकिन ऐसे बार बार सिर्फ ये कहने से कि कमी है, गलत है, इसे हैक किया जा रहा है, या तो भाई जनता के सामने कोई प्रूफ लाने का काम करे, उस जनता को संतुष्ट करने का काम करे, हाँ देखो इस तरीके से ये हैक हुई है, और या इस राख को लापना बंद करने का काम करे। आपका जो कारण है, देखिए बीजेपी की, जहां तक मेरा मानना है, सनातन और बीपीएल, ये इन्होंने
एक रणनीति चलाई है जिसके कारण से ये इनको जो है ना वो वोट मिले हैं, और जो चिल्लाने वाले वोट होते हैं उनको ये इकट्ठा नहीं कर पाए, उनको लड़ नहीं पाए। अब कितने ही कांग्रेस के नेताओं ने, रामदास घोड़ेला बिरवाला से इनके कैंडिडेट थे, उन्होंने वीडियो तक प्रूफ दे दिया सबको कि ले भाई इस नेता ने कहा है कि हम रामदास घोड़ेला को जिताना नहीं है, इसको हरवाने का काम कर रहा है। राई हल्का से जयतीर्थ दहिया जी ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया कि यहां आकर के कृष्णा गहलोत को जितवाने वाले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। हाँ। और कितने सारे उदाहरण अभी पहले भी गिनवाए गए हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो नौकरी वाली बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बातें हो, घर भरने की बात हो, सारी बातें तो है, कारण तो सबके सामने है। चलिए लेकिन लास्ट मान नहीं रहे कमेंट हैं, साहब। ये इनका अपना तरीका है। तमाम बातें पब्लिक डोमेन में है पहले से सामने। एक सबसे बड़ी बात जादव जी, लास्ट वाली बात जी बोलिए बोलिए। हाँ, हरियाणा प्रदेश में जब इलेक्शन था, इलेक्शन में ये तो कहीं प्रचार ही नहीं था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी भी नेता के जबान पर यह बात नहीं थी हुड्डा की सरकार बनेगी, हुड्डा की सरकार बनेगी। कांग्रेस को तो वही नकार ही रखा था, कांग्रेस को लेकर के ही नहीं चला जा रहा था, एक अमुक नेता को लेकर के चलो। और ये बीजेपी की रणनीति में भी शामिल था। दिल्ली से बीजेपी के जो भी बड़े नेता आ रहे थे, सबके भाषण में भूपेंद्र हुड्डा 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 बार बार कहा गया। तो कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला होगा और जाहिर है इसका नुकसान भी हुआ होगा। जो लोग हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे उन लोगों ने वोट किया, जो लोग हुड्डा को सीएम नहीं देखना चाहते थे वो पोलराइज हुए हरियाणा में। ये भी एक वजह हो सकती है। जादव जी, आपका लास्ट कमेंट। बहुत सारी बातें निकल कर आती है। पहले धारणा ये बनी हुई थी कि बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, ऐसा कोई एक माहौल प्रदेश में बना हुआ था। जो क्षेत्रीय दलों की बैठकें हुई, जैसे इनेलो की जो राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो राय रखी, मैंने सुनी उनकी पूरी राय। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश भर में एक धारणा बनी हुई थी कि बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है। हाँ। इस वजह से जो है इनेलो का वोटर भी जो है कांग्रेस की तरफ मुड़ गया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो मुद्दे थे, हमारी जो बात थी, उसमें मीडिया का सहयोग हमें नहीं मिला। तीसरी बात उन्होंने रखी कि हमारे पास स्टार प्रचारकों की कमी थी। इन 2-3 कारणों से वो बताते हैं कि इनेलो जो है जिस ढंग से उसका दावा था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। और कांग्रेस के फेवर में अगर इस तरह का माहौल था और इसके बावजूद कांग्रेस जो है सफल नहीं हो पाई, तो उनको एक बार अपने अंदर का ही देखना चाहिए कि क्या कमियां रही जब इतना मजबूत माहौल था और वो जो है इसके बावजूद वो हासिल नहीं कर पाए। उसके कारण बहुत सारे हैं, जो टिकटों को लेकर भी है, कुछ बागियों का भी मुद्दा है, कुछ और भी जो है वो जो जिस तरह से हारे हुए कैंडिडेट आरोप लगाते हैं उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। और कांग्रेस को अपनी यूनिटी मजबूत करके धरातल तक काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भी कमी महसूस की जाती है। ये सब ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि ईवीएम का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। ललित जी, क्योंकि हरियाणा में भी अभी निकाय चुनाव होने हैं, बदलाव की बातें सामने आ रही है कि संगठन में बदलाव, तो क्या ये हरियाणा में भी आने वाले दिनों में दिख सकता है? और नेता विपक्ष को लेकर तो अभी इंतजार कायम है ही। आज की मीटिंग में हो सकता है ये दोनों मुद्दे डिस्कस हो जाए कि हमें पार्टी सिंबल पे लड़ना है और एलओपी कौन होगा। देखिए, एक मुद्दा ये भी हमारी आज की मीटिंग में है कि हमारा 0.85% वोट कम आता है, जिसको आप सब कहते हैं करारी हार है। मान लिया 0.85 से अगर करारी हार है तो आपकी डेफिनेशन ठीक हो सकती है। 11 हमें सीटें कम मिली, यानी 37 और 48 का डिफरेंस। इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे और की है। इसमें यहीं से ईवीएम की चर्चा शुरू हुई थी कि ये क्यों हुआ। दूसरी चीज, जब हमें 15-20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे अध्यक्ष को योग लिखित रूप में या खुद जाके वहां उनको बोले कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ये संदेह है या ये मेरे पास है, इसका कोई निवारण कीजिए, कैसे हो गया ये, और चुनाव आयोग से बात कीजिए। तो वो सारी चीजों का समझ करके हम लोग चुनाव आयोग के अब क्या एज ए पोलिटिकल पार्टी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे कैंडिडेट ने हमें शिकायत भेजी है उसको हम चुनाव आयोग में नहीं ले जा सकते। ये हमारा हक खत्म हो गया क्योंकि हम हार गए। इस बात पे देखिए, ये हमारा फेयरली एक राइट है, क्योंकि आज भी संविधान जिंदा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। हमने कोई सुप्रीम कोर्ट को गलत नहीं कहा, वो 50 बातें आप लोग कहते हैं, हम कहते हैं, लेकिन मुद्दा यही था। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैंने बताया कि बीजेपी 89% का स्ट्राइक रेट था, दोनों का बाकी था 70-70। इस पे भी हमने चर्चा की कि हमारी इतनी डरिंग क्यों हुई है। अब ये बातें जब आती हैं तो इसमें अलाइड और कनेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई क्या ईवीएम में कोई संकट तो नहीं था। ये सोचने की बात है। हमने अभी भी हैश वर्ड किसी को यूज नहीं करना चाहिए और हमने भी नहीं किया। हमने कहा कि ये जो गड़बड़ियां हैं
इनका कोई निवारण करे, हमें 1620 का तो इन्होंने पहले दिया था हरियाणा के चुनाव के बाद का। तो अब ये हमारे अध्यक्ष ने ये कहा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, सब लोगों से चर्चा करके कि ईवीएम की बजाय हम बैलेट पेपर पे जाएं। हमने तो डिसाइड कर दिया है कि भाई बैलेट पेपर के अलावा किसी के वोट के चलेंगे। कुछ लोग तो तर्क देते हैं कि आप ईवीएम पे मत लड़ो। क्यों नहीं लड़े? चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है। जब तक ये व्यवस्था इसमें लड़ेंगे, अगर हमें सारे विपक्ष का समर्थन मिला, उसके बाद हम पूरे देश में जनमत किसी तरीके से कोई अगर ऐसा कोई तरीका उपलब्ध हुआ तो हम ठीक है, आप चाहेंगे तमाम कि बैलेट पेपर विकल्पों, से। ठीक है, उन पर चर्चा आप कर रहे हैं। विदु जी, लास्ट कमेंट। हाँ। देखिए, जब अब्दुल रहमान और नोमानी जैसों के पास जाकर नतमस्तक हो जाएंगे और जब कहेंगे कि 100% वोट एक मजहब के लोग 100% वोट भाजपा के खिलाफ डालो, तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद ईवीएम का बहाना ही चिल्लाएंगे, क्योंकि जनता जाकर इतना बटन दबाएगी ईवीएम का कि ये इनको लगेगा हैक हो जाएंगे। उलेमाओं से जब फतवे जारी करवाएंगे तो बाद में तो यही कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। क्या दूसरी तरफ क्या काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा? जब आप इतनी बेशर्मी के साथ जो है, इतनी बेशर्मी के साथ एक पैरों में गिर जाएंगे नोमानी जैसों के, और ये नोमानी ये कहने लगेंगे कि जो भी मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार करो, तो क्या ये दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं आएगा? और दूसरे पक्ष में भी इस बार आवाज उठी कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। अब ये राष्ट्र का मंत्र है, राष्ट्रीय मंत्र बन चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण इतनी बेशर्मी से करेगी तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण होगा, और जब ध्रुवीकरण होगा तो बाद में ये ईवीएम का नाम चिल्लाएंगे। अब ईवीएम हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष इनके चुनने का कौन बाधक है? क्या ईवीएम के कारण नहीं चुन पा रहे हैं? कमी तो है ना इनके अंदर। झारखंड के अंदर सरकार बना दी लेकिन वहां पर कोई मंत्री अपने का नाम नहीं दे पाए, इसके कारण शपथ ग्रहण में कोई मंत्री कांग्रेस का शामिल नहीं हो पाया। क्या इसमें ईवीएम का कसूर है? और तीसरी बात, जिस पर ईवीएम का कसूर निकाल रहे थे महाराष्ट्र के चुनावों के कारण, लेकिन महाराष्ट्र में आज इनके नेता नाना पटोले कह रहे हैं कि 5 दिन हो गए सरकार बीजेपी ने नहीं बनाई, तो ये जनमत का अपमान है। अब तक तो जनमत ही नहीं मान रहे थे, अब धीरे धीरे जनमत मानना स्वीकार कर लिया इन्होंने, और अब धीरे धीरे इस अपने बहानेबाजी से भी बाहर निकलेंगे। बड़ी बात यह है कि एक देश को आगे बढ़ाने वाली सोच के लोगों को ही लोग चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी एक अपने खानदान फर्जी गांधी नाम के सहारे 60 साल तक राज कर गई, अब और नहीं, जो जनता के लिए काम करेगा उसी को चुनेंगी। शुक्रिया सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए, और चर्चा कांग्रेस की बैठक को लेकर, कांग्रेस के हार के कारणों को लेकर जो मंथन किया जा रहा है उसे लेकर की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।